देश के लाखों नौजवान आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानने लगे हैं और आपकी तरह बनने का सपना देख रहे हैं कि वे भी एक न एक दिन आईएएस की परीक्षा टॉप करें। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपने काफ़ी मेहनत किया। जो महत्वपूर्ण पड़ाव रहे उसको कैसे आप याद करते हैं? किस तरह से आपको आसानी हुई इस तैयारी को करने में और सफलता पाने में? देखिए, जो महत्वपूर्ण पड़ाव जो है उनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एक सोर्स ऑफ सपोर्ट होना, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होना। क्योंकि ये इतनी लंबी तैयारी है कि एक बार में या 2-3 महीने की बात तो है नहीं। इतनी लंबी तैयारी होती है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मोमेंट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी आते हैं, मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस भी आते हैं। तो यही है कि एक गाइडिंग लाइट होनी चाहिए, एक इंस्पिरेशन होना चाहिए। तो वो बहुत सारे सोर्सेज से मिलता है, आपकी फैमिली से मिलता है। मम्मी पापा जो हैं, मम्मी पापा हुई, सिस्टर हुई, ये सब बहुत सपोर्ट करते हैं। जो बाकी रिलेटिव्स हैं, जैसे मेरे मौसा जी हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। मेरे फूफा जी हैं, उन्होंने जो है बहुत गाइड किया था। तो ये एक होना चाहिए। उसके बाद में एक पर्सनल लेवल पे भी कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलता है। अब जैसे कि 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले के करीब मैंने आप ही ने जब शेना अग्रवाल मैडम का लिया था इंटरव्यू, मुलाकात कार्यक्रम में। जी हाँ, तो वो मैंने देखा था। तो तब वो भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था कि कभी हम भी जो है इस चेयर पे बैठे होंगे, कभी हम भी जो है इस तरह का इंटरव्यू देंगे। तो ये और आज वो दिन आ गया कि आप एक मुलाकात में हमारे ऊपर वाले की इच्छा है, ऊपर वाले की इच्छा से आज वो दिन आ भी गया। तो इस तरह से जो इंस्पिरेशन होता है खुद से, इन सब से क्या होता है कि खुद से अंदर एक आग होती है, एक पैशन होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो वो पैशन अलाइव रहता है और जो मोमेंट्स ऑफ डिफिकल्टीज होते हैं उनसे ओवरकम करने में यही सब जो है हेल्प करता है। प्री और मेन के बाद काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ाव होता है इंटरव्यू का। यह एक ऐसा नाजुक दौर होता है जब परीक्षार्थियों के बीच में काफ़ी एक मन में घबराहट सी होती है। आपका अनुभव कैसा रहा? क्या कुछ सवाल आपसे पूछे गए इंटरव्यू के दौरान? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू का वेटेज हालांकि ऑन पेपर सिर्फ आपके 2000 में से सिर्फ 275 का है, लेकिन इसका जो रियल वेटेज है वो इसका कम से कम 2.5-3 गुना है। और वो इसलिए क्योंकि 2 कारण की वजह से कि पहले तो रिटर्न में नंबर इतने कम आते हैं, ठीक है, कि रिटर्न में आप देखिए कि 1750 से मेरे ही जो है 750 नंबर है, 769 नंबर है, ठीक है। तो नंबर बहुत कम आते हैं। और दूसरा ये कि रिटर्न में जो लोग क्वालिफाई होते हैं, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे रिलेटिव जो मार्क्स का डिफरेंस है उससे फ़र्क पड़ता है। तो रिटर्न में ऑलरेडी जो लोग क्वालिफाई हुए हैं तो उनके बीच में जो मार्क्स का डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है, और फिर इंटरव्यू में जो है उनका मार्क्स का डिफरेंस पूरा रहेगा। तो इस वजह से क्या है, इंटरव्यू का इफेक्टिव वेटेज काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये 275 नहीं, इसको तो आप 600-700 नंबर का मान के तैयारी करें। और फिर दूसरी बात ये होती है इंटरव्यू में कि इंटरव्यू के अधिकतर सवाल जो होते हैं वो आपके प्रिडिक्टेबल होते हैं। आप पहले से बता सकते हैं कि मुझसे ये सवाल पूछे जाएंगे। आप जब अपना डैफ भर रहे होते हैं, इसमें जब मेंस की परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हैं उसे डैफ कहते हैं, तो जब आप अपना डैफ भर रहे होते हैं उसमें जो जो चीज़ें लिखते हैं, इंटरव्यू अधिकतर केसेस में उन्हीं चीज़ों के ऊपर होगा। जैसे कि मेरा जो डैफ है उसमें मेरी सेंट्रल थीम जो पूरी रन करती है वो एक इकोनॉमिस्ट की रन करती है कि बेसिकली मेरे को इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, मैं चाहता हूँ कि मेरे से इकोनॉमिक्स के ऊपर सवाल पूछे जाएँ। तो मेरे इंटरेस्ट में, हॉबीज़ में इकोनॉमिक्स आ जाता था, मेरी एकेडमिक्स में इकोनॉमिक्स आ जाता था, मेरे जॉब में इकोनॉमिक्स था, मेरे ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स था। तो कोई और बाकी के सवाल पूछने की कोशिश करेगा भी तो भी घूम फिर के मेनली इकोनॉमिक्स के ऊपर ही सवाल पूछे जाएंगे। फिर बस हमारा ये काम होता है कि हम देखें कि प्रेजेंटली इकोनॉमिक्स की क्या, या जो भी आपका जो विषय है उसके ऊपर क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है। जैसे लास्ट ईयर जो था, पिछले इंटरव्यू में जब मेरे 210 नंबर आए थे, तब उस समय करेंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी ख़राब सिचुएशन में था, इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट बहुत ज़्यादा थे, ब्लैक मनी के ऊपर काफ़ी सारा चल रहा था। तो मुझे पता था कि वो सब सवाल मुझसे पूछे जाएंगे, तो मैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। इस साल हमारी इकनॉमी जो है काफ़ी ख़राब सिचुएशन में थी, इन्फ्लेशन इतना हाई था, मैन्युफैक्चरिंग और बाकी जीडीपी ग्रोथ इतनी लो हो गई थी। तो मुझे पता था कि ये इस तरह के सवाल बनेंगे और इनको कैसे रिफॉर्म किया जाए, क्योंकि नई गवर्नमेंट आई है तो उसके एजेंडा पे क्या होना चाहिए, तो इसको रिफॉर्म कैसे किया जाए, वो सारे सवाल बनेंगे। तो इनको बस यही होता है। और फिर तीसरी चीज़ इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट ये होती है कि हमें किस तरह से हम बोल रहे हैं वो ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इंटरव्यू में अब इतना टाइम नहीं होता जितना मैं आपको बोल रहा हूँ। इंटरव्यू में ये कि 2 मिनट में जो है शुरू के 2-3 सेंटेंसेस में हमें जो बोलना है वो बोल लें, उसके बाद उनका इंटरेस्ट कैप्चर आ तो भी वो रखेंगे, वरना कुछ और पूछ लेंगे। तो अपने आंसर को इस तरह से स्ट्रक्चर करना चाहिए कि शुरू के 2-3 सेंटेंस में जो है हम अपनी मेन बात जो है वो कह दें। और आपसे सवाल क्या पूछे गए इंटरव्यू के दौरान? मेरे आसपास मेरा जो प्रोफाइल रही है
उसी पे पूछे गए। जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड एक्विजिशन पे सवाल पूछे गए, उसके बाद में ये फिस्कल डेफिसिट के ऊपर पूछे गए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के ऊपर पूछे गए, और उसके बाद में बिकॉज मेरा जन्म भरतपुर में है और भरतपुर में अपना ये केवला देव नेशनल पार्क है, तो मुझसे नेशनल पार्क के ऊपर पूछ गए, एनवायरनमेंट के ऊपर पूछे गए। वहाँ से मैंने कुछ सोशल कॉस्ट वाली बात कह दी थी, तो सोशल कॉस्ट के ऊपर सवाल पूछे गए। उसके बाद में जो है मैं मेरे से क्रिकेट के ऊपर सवाल पूछे गए थे। तो इस तरह से सब कुछ जो है मेरे आसपास ही रहता है। यदि आपको मेरा पूरा मतलब मैंने अपनी इंटरव्यू, मैं ब्लॉग करता हूँ तो मैंने अपने पूरे इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट डाली हुई है। आप गूगल पे खेलो इंडिया ब्लॉग सर्च करेंगे तो वहाँ पहला ब्लॉग मेरा ही आएगा, तो आप उसके अंदर मेरी पूरी इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट दे सकते हैं। आपके ब्लॉग का पूरा एड्रेस क्या है? मेरे ब्लॉग का पूरा एड्रेस है http://thesupermanreturns.wordpress.com। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया लोकतंत्र के 4 मजबूत स्तंभ हैं। नौकरशाही की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन पारदर्शिता पर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नौकरशाही के कामकाज में और ज़्यादा पारदर्शिता के लिए आपके हिसाब से क्या कुछ किया जाना चाहिए? समय बदल रहा है और देश की जनता बदल रही है। देश की जनता ज़्यादा एजुकेटेड हो रही है आजकल और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा पता लग रहा है, वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी डिमांड कर रहे हैं। तो जब देश की जनता जो है इस तरह से चेंज हो रहा है, जब वो मांग करेंगी तो देश का जो शासन है, सरकार भी, नौकरशाही भी, उसे अपने आप रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। धीरे धीरे जो है अपना आप रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में देखिए आरटीआई आया, ठीक है, उसके बाद में अब आपके धीरे धीरे और भी गवर्नेंस रिफॉर्म्स आएंगे, आपके सिटीजन चार्टर्स आएंगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इस्टेब्लिश होंगे, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स आएंगे। तो धीरे धीरे मेरा मानना है कि इस सब की तरफ चेंज होगा, क्योंकि हमारा देश जो है अब ज़्यादा एजुकेटेड हो रहा है और ज़्यादा जो है बदल रहा है इस वजह से। कुछ समय बाद आपके हाथ में भी किसी न किसी जिले की कमान होगी बतौर कलेक्टर। क्या मानते हैं कि एक कलेक्टर अपने जिले में किस हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकता है? मेरा मानना है कि यदि वो चाहे तो काफ़ी कुछ कर सकता है। और आजकल जो है टेक्नोलॉजी इस तरह की हो गई है, पहले के ज़माने में तो ये संभव नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है आप इसे मॉनिटर कर सकें, मगर आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि आप स्ट्रेट अवे देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। तो हमें ज़रूरत है कि हम टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करें, हम इस तरह के सिस्टम्स बनाएं और एक अच्छा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाएं, और हर सिटीज़न को पता हो कि उसके क्या अधिकार हैं, और यदि वो अधिकार की पूर्ति नहीं हो रही है तो एक सिंपल और इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो जिससे कि वो अपनी शिकायत ऊपर तक पहुंचा सके और उस शिकायत के ऊपर जो है असर हो, वो एक्शन लिया जा सके। और ये सब जो है आपका टेक्नोलॉजी के थ्रू ही जो है संभव है। आप नौजवान हैं, हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी की, नौकरशाही की एक और बड़ी पीड़ा है कि कुछ अफसर, तमाम अफसर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ अफसर ऐसे भी हैं जो पोस्टिंग के लिए लॉबिंग करते हैं। कई बार यह भी देखने सुनने में आता है कि रिश्वत तक देते हैं। तो फिर कैसे नौकरशाही से भ्रष्टाचार मिटने की, देश से भ्रष्टाचार मिटने की कल्पना हम कर सकते हैं? देखिए, इसके भ्रष्टाचार, नौकरशाही से भ्रष्टाचार मिटने के तो कई तरीके होंगे, आपका किसी एक तरीके से तो हो नहीं सकता। पहला ये है कि आपको जो नौकरशाह खुद हैं उनके अंदर, खुद के अंदर इस तरह की वैल्यूज़ होनी चाहिए कि पोस्टिंग्स वगैरह ये सब तो स्मॉल लाइक शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं। लॉन्ग टर्म जो गोल होता है, जो एक पब्लिक सर्विस का गोल होता है, वही जो है इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सेकेंडली जो है आपका एक इफेक्टिव डिटरेंट होना चाहिए, कि जैसे आपका जो एक इफेक्टिव लोकपाल होना चाहिए या फिर और कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तीसरे में ये है कि आप ये जो करप्शन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको लिमिट करें। ये लिमिटेड होंगी आपकी जब आपकी एक मोर रूल बेस्ड आपकी डिसीजन मेकिंग होगी, डिस्क्रिशनरी पावर्स कम की जाएंगी, जब आपकी जो है ट्रांसपेरेंसी जो है उसका लेवल आप इंक्रीज़ करेंगे, जब आप टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे, तो उससे क्या है ये सारी अपॉर्चुनिटी कम होगी। तो इस तरह के ओवरऑल मैकेनिज्म से जो है आपका ओवरऑल जो है करप्शन जो है गिर सकता है। आप अर्थव्यवस्था में काफ़ी रुचि रखते हैं, इकोनॉमिक्स आपका बैकग्राउंड है। बाबा रामदेव ने एक सुझाव दिया कि देश से यदि बड़े नोटों को, करेंसी को, 500 और 1000 को हटा दिया जाए तो करप्शन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो बाबा रामदेव के विरोध में बात करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि यदि हम 500 और 1000 का नोट बंद कर देंगे तो काफ़ी मुश्किल होगी। क्या आप मानते हैं? देखिए, जो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि करप्शन कम होगा, डेफिनेटली काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन क्या है कि इकोनॉमी को इस तरह के शॉक्स नहीं देने चाहिए। आप यदि आज की 500 और 1000 के नोट हटा देंगे तो इकोनॉमी को इतना बड़ा शॉक लगेगा, आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो इतनी हाई हो जाएंगी कि देश के अंदर जो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होने ही काफ़ी कम हो जाएंगे। उससे जो देश की इकोनॉमी को जो शॉक लगेगा, जो नुकसान होगा, वो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा।
और आपकी जो जीडीपी ग्रोथ होता है शायद नेगेटिव में भी चली जाए, पता नहीं उसका। तो इस तरह के शॉक से बचना चाहिए। इंस्टेड यदि हमें जो है ब्लैक मनी को आपके कम करना है तो उसके दूसरे रास्ते हैं कि जैसे आपका ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपकी लैंड के अंदर होता है। लैंड के अंदर क्यों होता है? क्योंकि लैंड के ऊपर जो है हमने स्टैम्प ड्यूटी इतनी लगा रखी है, इतने सारे अंग्रेज़ों के ज़माने से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रखे हैं। तो हम ऐसे आप यदि 1000 रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे तो कोई ना कोई रूल तो वायलेट होगा ही, और जहाँ कोई रूल वायलेट हुआ वहाँ आपका ब्लैक मनी आ जाएगा। तो हमें जो है इस तरह के लैंड मार्केट को पूरा एक ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, पूरा जो है एक एफिशिएंट बनाना चाहिए मार्केट। जैसे मैं हांगकांग में था, वहाँ लैंड के ऊपर जो है आपकी ना के बराबर स्टैम्प ड्यूटी थी। लैंड जो है आपके जैसे शेयर खरीदते बेचते हैं उतनी आसानी से आप लैंड खरीद बेच सकते थे, लैंड या रियल एस्टेट जो भी है। तो उस तरह का हमको एक सिंप्लीफाई, एक सिंपल रूल वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ जो है कंप्लायंस बहुत ही आसान हो, और जो टैक्सेस जो है वो आपके इतने हाई नहीं होने चाहिए। आप 6-7% स्टैम्प ड्यूटी लगाते हैं तो मतलब ये बहुत ही, लैंड जिसकी कीमत करोड़ों में है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टैक्स हो जाते हैं। तो उससे आपका क्या होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि जो लैंड जो होती है उसकी कीमत जो है अंडर रिपोर्ट करते हैं लोग बाग, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू उतना ही मिलता है। तो यदि 6-7% आप घटा के जो है जैसे आधा % कर दें, 1% कर दें, तो आपका मैं तो कहता हूँ रेवेन्यू भी बढ़ेगा और आपको जो है लैंड मार्केट से ब्लैक मनी भी आपका कम होगा। सिमिलरली जो है आप गोल्ड है, गोल्ड का अब इतना होता है तो गोल्ड के अंदर हम जो है लोग बाग गोल्ड के लिए यदि हम इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स लेकर आएँ या फिर गोल्ड ETF को बढ़ावा दें तो उससे जो फिजिकल गोल्ड की होल्डिंग है आपकी वो सब कम होंगी। तो हमें इस तरह के जो एक मार्केट फ्रेंडली और सिंपल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि हमें पहले के ज़माने की तरह की जो है और रूल्स लगा दो और बैन कर दो, ये सब कर दो। काफ़ी बहुमूल्य सुझाव हैं आपके। थैंक यू सर। हमारे देश को यंग इंडिया कहा जाता है। भारत के नौजवानों की प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन एक बड़ी समस्या देखने में इधर आ रही है कि देश के नौजवानों में गुस्से की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ती जा रही, जो काफ़ी घातक है। क्या अपील करना चाहेंगे देश के नौजवानों से आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें एक फेथ रखना चाहिए, एक ऑप्टिमिज्म रखना चाहिए। हम मतलब मेरे भी जितने फ्रेंड्स हैं और अधिकतर लोग यही कहते रहते थे कि सिस्टम जो है नेगेटिव है, सिस्टम के अंदर कुछ नहीं है, बेकार है, कुछ नहीं हो सकता, गवर्नमेंट बेकार है, ये सब बेकार है, वो बेकार है। तो मैं तो यही सोचता था कि यार यदि सारे अच्छे लोग यही बोलते रहेंगे कि ये बेकार है, तो जब तक अच्छे लोग सिस्टम के अंदर नहीं जाएंगे तब तक सिस्टम सुधरेगा कैसे? तो इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग अ सिनिकल व्यू और जस्ट हैविंग अ नेगेटिव व्यू, हमको खुद को एक स्टेप लेना चाहिए, खुद को कोशिश करनी चाहिए कि लेट अस डू आवर बिट, जो हम कर सकते हैं सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए वो करें। अभी आप IPS की ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब तक आपका अनुभव कैसा रहा है? मैं कहूँगा कि IPS की ट्रेनिंग ने मुझे मेरे कंफर्ट जोन से निकाला और काफ़ी जगह पुश किया। मैंने वो सब चीज़ें की जो मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं कभी करूँगा, कि मेरी ऊंचाई से कूदने का जो है डर वर चला गया और जो है काफ़ी स्टैमिना आ गया, काफ़ी फिटनेस आ गई। तो आउटडोर्स के अंदर स्विमिंग वगैरह जो है मैं सीख सा गया, गंगा जी के अंदर खूब 1.5-2 किलोमीटर तक स्विम किया था। तो इस तरह की चीज़ें आउटडोर्स में तो काफ़ी फिट बनाया ही। उसके अलावा जो है एक जो सेंस ऑफ ड्यूटी जो होता है, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन होता है, एक पंक्चुअलिटी होती है, ये जितनी भी आपकी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सपोर्ट करती हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी जो लॉन्ग टर्म जो वैल्यूज़ होती हैं वो IPS की ट्रेनिंग से जो है मेरे को मिली है। अब जैसे पहले मैं काफ़ी लेट होता रहता था, किसी को बोलता था कि मैं 5 बजे आऊँगा तो 5:15 बजे जाता था, 5:30 बजे जाता था। हमारा 5 बजे का मतलब 5 बजे होता है। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? मेरे सपनों के भारत डेफिनेटली जो है एक ग्लोबल सुपर पावर होगा, जहाँ पे हम कुछ भी कहेंगे तो वो जो है दुनिया में जो है सुना जाएगा अच्छे से। लेकिन वो जो सुपर पावर वाली बात है वो सिर्फ एक्सटर्नल फ्रंट पे अकेले नहीं हो सकती, उसके लिए जो है हमें अपने इंटरनल फ्रंट पे जो है काम करना होगा। जब तक हमारे देश में इतनी ज़्यादा पॉवर्टी रहेगी, लोग जो है भूखे रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, तब तक कहाँ हम सुपर पावर बनेंगे। आप देखिए चाइना को, देखिए चाइना अपनी सुपर पावर, आप देखिए कि चाइना जो है दूसरे देशों को सस्ते लोन वोन देता रहता है, उनके अंदर इतना इन्वेस्टमेंट करता रहता है, तब जाके दूसरे देश उसकी इतनी सुनते हैं। क्या हम ये कर सकते हैं? आज की डेट में हम ऐसा नहीं कर सकते। हम कर रहे हैं लेकिन उस स्केल पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें खुद को ज़रूरत है। आज की डेट में हमें खुद को फंड्स की ज़रूरत है, FDI की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमें अपने देश का खुद का एक आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट करना होगा, और उसके बाद ही जो है जब एक अंदर से हम जब स्ट्रांग होंगे उसके बाद ही हम बाहर से स्ट्रांग हो सकते हैं। यही मेरा विजन है। आखिरी सवाल, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन न्यूज से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। धन्यवाद सर।